पाठक साहब, सबसे पहले इब्तिदा आप ही से करते हैं। आप मेरे को बताएं कि अभी जो मध्य प्रदेश का चुनाव है उसकी स्थिति क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है ब्रॉडली, बिना किसी सवाल, बड़े सवाल। देखिए सर, अगर अभी आज की तारीख में जो स्थिति है 22 अगस्त को, और अब तो दिन और घंटे ही गिनना चाहिए मध्य प्रदेश के चुनाव में बचे हैं। अभी की स्थिति में यह है कि कर्नाटक से चली हुई हवा धीरे धीरे भोपाल पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। यह संयोग की बात है कि जिस दिन कर्नाटक चुनाव की मतगणना हो रही थी और दोपहर बाद तस्वीर साफ हो गई थी कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना रही है, तब मैंने सहज ही एक जुमला उछाल दिया था कि 40% पे सीएम का नारा जो कर्नाटक में चला है वो मध्य प्रदेश आते आते 50% पे सीएम हो जाएगा। मैंने सहज आशंका या संभावना व्यक्त की थी, और संयोग देखिए कि पिछले 2 महीने से मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति 50% कमीशन के इर्द गिर्द घूम रही है। कर्नाटक के मतगणना तीसरे दिन कांग्रेस या उसके समर्थकों ने पोस्टर बना के भोपाल में लगवा दिया था, सरकारी इमारतों तक पर शिवराज सिंह की फोटो के साथ। और उसके बाद लगातार कोई ना कोई ऐसी घटना हो रही है, कहीं कभी कोई पेटी कॉन्ट्रैक्टर चिट्ठी लिख देता है कि 50% कमीशन मांगा जा रहा है, वगैरह वगैरह। दूसरा एक अगर हम देखना चाहें मध्य प्रदेश में, तो वो दल बदल का है। जैसे कि कर्नाटक में दल बदल की बयार भाजपा से कांग्रेस की ओर चली थी, वैसे ही मध्य प्रदेश में चल रही है इस वक्त। लगातार बड़े बड़े नेता, संघ से जुड़े हुए लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों में कई नेता आ चुके हैं। एक वो समंदर पटेल तो 1000 का काफिला लेकर आए थे भोपाल। पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े थे वे, 33,000 वोट उन्हें मिले थे। तो लगातार हर दिन। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी बढ़त ली थी कि पहली सूची उन्होंने 39 प्रत्याशियों की कांग्रेस से पहले घोषित कर दी। यद्यपि वे सारी 39 सीटें हारी हुई सीटें थी, लेकिन उन 39 सीटों पर भी बगावत की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कम से कम 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जहां घोषित प्रत्याशियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व विधायक या पहले प्रत्याशी रहे हुए लोग, वे लोग सीधे सीधे कैमरे के सामने आकर या विरोध प्रदर्शन करके, छोटी छोटी सभाएं करके अपना प्रतिरोध, असंतोष दर्ज करा रहे हैं। बिल्कुल कर्नाटक जैसा सीन चल रहा है। यद्यपि अभी ये नहीं कह सकते कि उस स्तर के नेताओं ने दल बदल किया है। जैसे कर्नाटक में तो एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो फिलहाल बीजेपी के लिए राह कठिन से कठिनतर होती जा रही है, लेकिन अगले कुछ दिनों में अमित शाह की मेहनत भी रंग लाएगी, वो दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है, शिवराज सिंह और वीडी शर्मा के हाथ से अमित शाह ने खुद मध्य प्रदेश को अपने हाथ में ले लिया है। लगातार वे बैठकें कर रहे हैं, दिल्ली, भोपाल, इंदौर के बीच में शटल कॉक की तरह वे दौरे कर रहे हैं। तो इसके अभी परिणाम आना बाकी है, और जैसे जैसे प्रत्याशियों के बाकी नाम घोषित होंगे तब थोड़ा और देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया होती है। फिलहाल बीजेपी कोई बहुत अच्छी स्थिति में मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई देती। जी अनिल जी। जी नहीं, वो राकेश जी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश कोई प्रदेश नहीं है बल्कि देश है अपने आप में, और बहुत बड़ा प्रदेश है। और अगर हम 3 या 4 रीजन को देखें, महाकौशल को देखें और मंडवा को देखें और ग्वालियर चंबल है, ग्वालियर चंबल बेल्ट को देखें, तो ये सारी की सारी जो रीजन्स हैं, इनका पूरा का पूरा खेल अलग है। चाहे वो महाकौशल हो, चाहे मालवा हो, चाहे ग्वालियर चंबल रीजन हो, इनकी राजनीति पूरी अलग है। अगर महाकौशल में देखें तो बीजेपी नजर आती है, मालवा में देखें तो आपको कांग्रेस नजर आती है। अगर इन सबको इस तरह से देखना शुरू करें हम, तो स्थिति बदली हुई नजर आती है। राकेश जी, मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह का पिछले 15-20 साल से शिवराज सिंह चौहान जी का जो पूरा का पूरा तंत्र है, और उसमें इस तरह का जो पूरा माहौल है, आपको लगता है कि इतना डिस्कंटेंटमेंट होने के बाद और बीजेपी उस इलेक्शन को पिकअप करना चाह रही है,
आपको क्या हुआ क्या है कि जो 15 साल में इतना एंटी इनकम्बेंसी माहौल खड़ा हुआ है, जबकि 15 साल कोई मुख्यमंत्री रह जाता है तो जनरली चाहे वो मोहनलाल सुखाड़िया हो, चाहे ज्योति बासु हो या बाकी लोग हो, उनके प्रति लोगों का एक प्रेम भी उमड़ता है और एक आदर भाव भी आता है कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, चलो वोट दें। कहां गड़बड़ कहां हुई है? देखिए सर, ये बात बिल्कुल सही है कि शिवराज सिंह चौहान एक लोकप्रिय चेहरा है, आज भी लोकप्रिय चेहरा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लगातार 18 साल में से कुछ महीने बाबूलाल गौर और उमा भारती के निकाल दें तो वही मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन एक तो जो अभी पंकज जी ने कहा भ्रष्टाचार वाली बात, और हेमंत जी ने भी कहा था, राजनीति परसेप्शन का खेल है सर। परसेप्शन यहाँ बन चुका है, और बना कैसे है उसमें भारतीय जनता पार्टी खुद भी ट्रैप में फंसती जा रही है। आप जो पूछ रहे हैं हुआ क्या है, उसको मैं थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूं। अब तक भारत की राजनीति में होता यह रहा है पिछले 8-10 सालों में कि नैरेटिव या एजेंडा सेट करने का काम बीजेपी करती थी और बाकी सारी पार्टियां विवश होती थी उनके पिच पर आकर खेलने में। लेकिन अब 2-3 सालों से, खासतौर से 1-1.5 साल से अगर हम कहें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अगर एक टर्निंग पॉइंट मान ले, उसके बाद से अब ये हो रहा है कि कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसमें मजबूर होकर फंसती चली जा रही है। इसको मैं बाकायदा उदाहरण के साथ आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। ये जो कमीशन की बात चल रही है, ये इतनी तेजी से बढ़ी कैसे है? अभी तक तो मीडिया वाले और हम लोगों की चर्चाओं में सब रहती थी कि डिबेट में ये सब बात कर रहे हैं, या जनता के मुंह जुबानी रहती थी। एक प्रेस नोट जारी हुआ पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स के एसोसिएशन का, वो एक अखबार में 2 कॉलम में खबर छपी। हम सब लोग पत्रकार, हम जानते हैं एक डीसी खबर का कितना बड़ा महत्व होता है। एक छोटी सी खबर को प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से उस खबर की कटिंग को अटैच करके ट्वीट कर दिया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे फंसती है। उसने 41 जिलों में प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर कर दी। अनिल सर, आप मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कितने लोग होंगे ट्विटर हैंडल पर? कितने लोग होंगे, कितने लोग उस एक अखबार में छपी हुई 2 कॉलम की खबर को देख पाते, जान पाते? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान के ज्ञानी सलाहकारों ने यह सलाह दे दी कि प्रियंका गांधी के खिलाफ केस कर दो। अब आप कल्पना करके देखिए कि 41 जिलों में प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर है। प्रियंका गांधी अगर थानों के सामने जाकर खड़ी हो जाएं, यद्यपि कांग्रेस के पास भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, कोई उन्हें बता नहीं रहा कि प्रियंका गांधी का दौरा शुरू करा दो। हर जिले में 1-1 दिन वे जाए, थाने के सामने खड़ी हो जाए कि भाई आपने एफआईआर की है, मैं उपस्थित हूं, मुझे बंद करो। ये जनता के बीच में संदेश देने का काम उल्टे बीजेपी ने कर दिया। कम से कम उन 41 जिलों में तो ये चर्चा का विषय बने गया ना। उस दिन टॉक ऑफ द टाउन हर जिले में यह था कि प्रियंका गांधी खिलाफ यार अपने थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये ट्रैप बीजेपी लगातार इस ट्रैप में फंस रही है, सेल्फ गोल कर रही है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे विमर्श से छूट रही है, अब ये शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी वो वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो 18 से पहले की थी। 2018 में भी तो हारी थी ना, आखिर जनादेश तो बीजेपी और शिवराज के खिलाफ ही था। लेकिन उसके बाद दल बदल करके आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके खेमे की वजह से अब जो 3 भाजपा बन गई हैं, लगातार सब लोग उस जुमले का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा। इस असंतोष पर काबू पाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। अमित शाह ने ग्वालियर में सिंधिया को भी प्रकारांतर से संदेश दिया है। यहां तक कह के गए अमित शाह ग्वालियर में टिकट भी बदले जा सकते हैं जो अभी घोषित हुए हैं। पिछली इस सूची, पहली सूची में जो मैंने अपने शुरुआती कमेंट में कहा था, 39 में से कम 9-10 जिलों पर बगावत हो चुकी है, खुलेआम प्रदर्शन हो रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, दल बदल कर रहे हैं लोग। तो इससे काबू पाने के लिए अमित शाह को बहुत सारा यहाँ पर फायर फाइटिंग करना पड़ेगी। हुआ जो है, आपके सवाल का अंत में एक लाइन में उत्तर, कि एक स्वाभाविक मन भर जाने वाली प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। हमारे देशज भाषा में कहें तो लोगों का मन अफर गया है शिवराज सिंह का चेहरा देख देख कर, ये बड़ी परेशानी है। लेकिन एकदम खारिज करने की जरूरत नहीं है। ये जो रेवड़ियां इस वक्त बांटी जा रही हैं, लाडली बहना योजना, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता इत्यादि, जिसे माननीय नरेंद्र मोदी जी की परिभाषा में पाप कहा जाता है, मोदी जी के अनुसार तो ये रेवड़ी कल्चर खत्म करने उन्होंने अवतार लिया है। लेकिन उनकी पार्टी की सरकार यहाँ रेवड़ियां बांट रही है, उसका कुछ असर
थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि एकदम बीजेपी लड़ाई से बाहर हो गई है, पर बीजेपी बहुत पीछे है। और कांग्रेस की बात अगर आप अगले चरण में करेंगे तो कमलनाथ को लेकर कुछ बातें हुई थी, तो उसका भी जवाब दूंगा मैं। राकेश जी, आपका काम थोड़ा पंकज जी ने मुश्किल कर दिया है और सारी बात ही बदल दी है। ये ले आए हैं कि अब तो चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा, और ये रीजन वाइज जो हम बात कर रहे हैं ये कहीं इम्पैक्ट नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो मैं पिछले 20 साल का इतिहास देख रहा था, आज रीजन अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और रीजन की पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करती है मध्य प्रदेश को। आपको लग रहा है ये चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो जाएगा? सर, मैं पंकज जी की बात से पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय देना चाहूंगा। पंकज जी ने जो कहा वो 100% सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी वर्सेस दूसरी पार्टियां चुनाव बना देती है। वो आप कल्पना करके देखिए, अभी जून में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी भोपाल में। उसमें ही यह कह दिया गया था नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। अभी हेमंत जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं पिछले, और हमारे जयंत भाई ने भी कहा पिछले 31 विधानसभा चुनावों में से भारतीय जनता पार्टी ने सारे चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़े हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी तो मोहल्ला सुधार समिति का चुनाव लड़ती है, पंच का चुनाव लड़ती है, सरपंच का चुनाव लड़ती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव का चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ती है। लेकिन आप कल्पना करके देखिए, उनके नाम पर ही तो 2018 में चुनाव लड़ा गया था, पर इस हिंदी हार्टलैंड में तीनों राज्यों में बीजेपी हार गई थी, और अब भी उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो सामने कौन है? वो जो विकल्पहीनता थी, लोग कहते थे कौन है नरेंद्र मोदी के सामने, आज की तारीख में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़े नेता के रूप में स्थापित है। तो जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, नहीं, आप ये कह रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से ये होगा कि जो देश का फेडरल कैरेक्टर है वो यूनिटरी कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहा है, और ये राष्ट्रपति प्रणाली का जो एक स्वरूप उभर के जिसको चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी पूरे देश में लाना, ये उसकी और पहला कदम है। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में भी नरेंद्र मोदी बनाम गहलोत कर रहे हैं ये लोग, और मध्य प्रदेश में तो बात हो ही रही है, पंकज जी ने उस बात की तायद की, अभी अत्री साहब से भी पूछेंगे। तो फिलॉसफी तो पूरी बदल गई इस चुनाव के माध्यम से। नहीं सर, देखिए वो सीधे फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, उनकी मंशा है, उनकी आंखों के तारे। विवेक देबरॉय ने जो आर्टिकल लिखा था उसमें भी साफ लिखा था कि कितने राज्यों की जरूरत है, राज्यों की क्या जरूरत है, यानी उनकी मंशा तो है, लेकिन इसमें वे कामयाब नहीं होंगे। राज्यों के इस तरह के चुनाव से वो हमारा जो संघीय ढांचा है वो थोड़ी खत्म हो जाएगा। आप बताइए, कर्नाटक में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया क्या? जेपी नड्डा ने कहा था मोदी जी की कृपा से वंचित हो जाएगा कर्नाटक, यानी मोदी जी ईश्वर के अवतार हैं, अगर उस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तो एक राज्य उनकी कृपा से वंचित हो जाएगा। तो ये चुनाव होगा उसी तरीके से, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लड़ा जाएगा। अब जनता को तय करना है कि उसे वोट किसके नाम पर देना है। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, जो कमलनाथ को लेकर बात हुई थी कि आपके थंबनेल में भी शायद वही है, कमलनाथ मध्य प्रदेश में इस वक्त निर्विवाद नेता है कांग्रेस के, वे ही मुख्यमंत्री होंगे, इसका एक संकेत मैं आपको देकर जाता हूं। ग्वालियर में 21 जुलाई को प्रियंका गांधी आई थी, बहुत बड़ी सभा हुई थी। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा कि मुझे अभी कुछ दिव्यांग जन मिले थे, उनकी कुछ मांगे थी, उनकी जो पेंशन है उसके लिए बढ़ाने की उन्होंने बात कही थी। प्रियंका गांधी का स्पष्ट वाक्य था, कमलनाथ जी जब आप मुख्यमंत्री बन जाए तब इन लोगों की, हमारे दिव्यांग भाई बहनों की पेंशन को बढ़ा दीजिए। अब गांधी परिवार में से कोई एक कह दे तो उसके बाद कौन और दावेदार होगा? दूसरी बात, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में कहीं नहीं है, वे सोचते भी नहीं मुख्यमंत्री बनने का। उसके बाद कौन है मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखे? राहुल भैया चुनाव हार चुके, अरुण यादव पिछला चुनाव हार चुके, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, इनमें से कोई इस कद का नेता नहीं है जो कमलनाथ के होते हुए मुख्यमंत्री बनने का विचार भी करे। अंतिम बात यह है कि अब ये कांग्रेस राहुल गांधी कांग्रेस है, उन्होंने अपनी खुद की कांग्रेस बनाई है अब ये, और राहुल गांधी इस नई कांग्रेस के सरसंघ चालक हैं। जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तब मैंने कहा था कि अध्यक्ष कोई भी, उस वक्त अध्यक्ष पद की लड़ाई चल रही थी, ये मेरा ही जुमला था, बहुत ज्यादा चला था कि राहुल गांधी नई कांग्रेस के सरसंघ चालक होंगे।
वे अध्यक्ष किसी को भी बना दें। और मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की जो जोड़ी है वो अब तक ठीक दिशा में चल रही है। हमारे देश का मानस ऐसे भूल जाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जब से आया तब से बीजेपी हर चुनाव जीत रही है। अरे अभी 4 दिन पहले 2 राज्यों में बीजेपी हारी है ना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में। उसे क्यों नहीं याद दिलाते? मोदी जी खुद फोन करके बागी प्रत्याशी को कह रहे थे हट जाओ मैदान से, नहीं हटा वो। नहीं तो ये प्रभाव नहीं, तो इसी के चलते अगर हम भारतीय जनता पार्टी में शिवराज को माइनस करें तो कौन उम्मीदवार होगा? प्रहलाद पटेल होंगे, कैलाश विजयवर्गीय होंगे, नरोत्तम मिश्रा होंगे, कौन उम्मीदवार नजर आता है? जब आप कह रहे हैं कमलनाथ के माइनस कोई नहीं है, तो मुझे शिवराज के माइनस भी कोई नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, फिलहाल मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, फिलहाल चुनाव तक शिवराज सिंह के बिना भारतीय जनता पार्टी चुनाव की कल्पना भी नहीं कर सकती। चुनाव के बाद अगर परिणाम ऐसा होता है कि बहुमत उन पर 115-116 सीटें आ जाती हैं बीजेपी की, तब ये हो सकता है कि मोदी शाह की जोड़ी चाहे जिसको मुख्यमंत्री बना सकती है। उनके लिए कौन सा कठिन काम है? उनको किसी से पूछना है क्या? वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई राजनीतिक दल थोड़ी है। मोदी शाह एसोसिएट नाम की एक फर्म है, वो जिसको चाहे उसको सीईओ बना देगी। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में और गुजरात में कितने मुख्यमंत्री बदल गए? अगर मैं एकदम आपसे पूछूं, एकदम अनिल त्यागी जी से पूछूं, तो आप गिन के नहीं बता पाएंगे कितने मुख्यमंत्री बदल गए। उनमें से 1-2 तो ऐसे थे, उन्होंने कहा मुझे तो सुबह अखबारों से मालूम पड़ा कि मुझे हटा दिया गया है। तो उनके लिए कोई असंभव काम नहीं है। जितने नाम आपने लिए इनमें से किसी को भी बना सकते हैं। कोई सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा के सदस्य, उनका नाम बीच में चल गया था मुख्यमंत्री पद के लिए, किसी को भी बना सकते हैं। तोमर जी का भी नाम चल रहा है, नरेंद्र तोमर को भी बना, बिल्कुल डिजर्विंग। अगर इन सब लोगों में कहें तो एक सीनियरिटी के आधार पर और संगठन में पकड़ के आधार पर इन सबसे ज्यादा बेहतर नाम नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं। और होने को तो हमारे ग्वालियर के महाराज हिज हिमायत ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? जब हेमंता विश्व शर्मा, वो असंभव काम तो अभी नहीं दिखाई देता। हेमंता विश्व शर्मा बन गए, बसवराज मुंबई बन गए कांग्रेस की, तो हमारे महाराज ने क्या बिगाड़ा है? मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा है जिसमें आपने बताया, क्योंकि विषय सिंधिया नहीं है, विषय मध्य प्रदेश है और विषय उसमें तो कल कभी अलग से बात करेंगे, अलग से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर पाठक, मैं प्रोग्राम खत्म करूंगा, आप मेरे को ये बताएं कि ये जो कोर इश्यूज है, सामाजिक सरोकार के जो मुद्दे हैं, भुखमरी है, बेरोजगारी है, सड़कें हैं, स्कूल है, स्वास्थ्य है, क्या ये मुद्दे गौण हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी और कमलनाथ बनाम शिवराज सिर्फ इसी पे कन्वर्ट हो जाएगा या कुछ और बदलाव इस चुनाव में नजर आएगा? देखिए सर, ये जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, ये मुद्दे इस बार नहीं होंगे मध्य प्रदेश में। जो जैन भाई ने कहा कि कोर इशू तो भ्रष्टाचार ही होगा, संयोगवश घटनाएं भी लगातार ऐसी होती चली जा रही हैं। महाकाल में मूर्तियां ढह गई, पटवारी परीक्षा में इतना बड़ा स्कैम हो गया, व्यापम से लेकर अब तक वो सिलसिला चला आ रहा है। तो इस बार जनता का मानस सिर्फ इस मुद्दे पर है। भारतीय जनता पार्टी अपना नुस्खा हिंदू मुसलमान वाला आजमा सकती है। मालवा उसके लिए एक संवेदनशील क्षेत्र है, इंदौर, उज्जैन। अभी आपने देखा होगा 15 अगस्त को जो तिरंगा यात्रा निकली थी, उस पर बाकायदा बम फेंके गए, और वो कौन निकले? बीजेपी के एक नेता ने सुपारी दी थी, उसका नाम तो मैं अभी नहीं ले सकता हूं जब तक पुलिस कंफर्म ना करे, लेकिन वे मुसलमान नहीं थे। बीजेपी ने कोशिश की थी तो हिंदू मुस्लिम बनाने की, पर वो सब मध्य प्रदेश में इस बार नहीं चल पाएगा। मुझे ऐसा लगता है पूरा चुनाव इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही होना है। और एक अंतिम बात जो शुरू में शायद हेमंत भाई ने कही थी कि जनता के दिलो दिमाग में अभी ये बात है कि हमने 2018 में कांग्रेस को सरकार सौंपी थी, कमलनाथ को सरकार बनाने को दी थी, उन्हें पूरा अवसर नहीं मिला काम करने का। एक बार 5 साल में कर लेते, हो सकता है उसके बाद कांग्रेस इससे ही बुरी तरह हार जाती। लेकिन जिस तरह दल बदल करके जनादेश को धनादेश से बदलने की कोशिश की गई, वो जनता के दिलो दिमाग से अभी निकली नहीं है। और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव ग्वालियर चंबल अंचल में आपको देखने को मिलेगा। आपने क्षेत्रवार मीमांसा पंकज जी से कराई थी, संयोग से बस इतना सा जोड़ दूं, जब उपचुनाव हुआ था दल बदल के बाद, सबसे ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी के क्षेत्र में ही हारी थी। उनके अपने हमारे ग्वालियर जिले की दोनों सीटों पर बीजेपी हार गई थी जो कांग्रेस से दल बदल करके आए थे। उनमें से एक सीट जयविलास प्रसाद का क्षेत्र कहलाती है, ग्वालियर पूर्व, जिसमें सिंधिया का महल है 250 साल से, वहां भी बीजेपी हार गई थी खुद सिंधिया के होते हुए। तो ये प्रभाव अभी जनता के मन में है कि हमारी कसर पूरी नहीं हो पाई, हमने एक काम करने का मौका किसी को दिया था, तो उसे एक बार मौका मिलना चाहिए। जी।